हेलो दोस्तों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल डायनेस्टी। कुछ दिनों से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैं आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा था। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग एक साथ मिलकर के कनेक्ट होते हैं और नया टॉपिक लेकर के चलते हैं मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी स्टार्टिंग हम लोग का होता है 1526 से लेकर के इसका अंत है 1857 में। लेकिन ये दो भाग में बटा हुआ है, एक मेडिएवल इंडिया में और एक मॉडर्न इंडिया में। मेडिएवल इंडिया में हम लोग 6 महान बादशाहों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मॉडर्न इंडिया में हम लोग जब जाएंगे तो 11 नालायक बादशाहों के बारे में बात करेंगे जिनके कारण मुगल डायनेस्टी का अंत हो गया। तो मुगल डायनेस्टी को ही कहा जाता है सेकंड गोल्डन एरा, सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। इस काल को द्वितीय स्वर्ण काल कहा गया है। इससे पहले एंशिएंट इंडिया में गुप्ता पीरियड को ही हम लोग कहते थे गोल्डन एरा, क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े काम हुए थे जो इंडियन कल्चर से लेकर के सारी चीज़ों के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान था गुप्ता पीरियड में। और उसी पीरियड को फिर मुगलों ने बहुत अच्छे से आगे लेकर के चला। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मुगल डायनेस्टी की। और मुगल डायनेस्टी की स्थापना किया था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। तो बाबर के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि बाबर कौन था, कहाँ से आया और क्या क्या किया था इसने। तो अगर देखा जाए तो बाबर का जन्म, डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1483 में टर्की के एक स्थान जिसका नाम था फरगना में हुआ था। और ये फरगना है कहाँ? टर्की में। ये तुर्क शासक था, ध्यान रखिएगा। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा, ध्यान रखिएगा। इसके पिता का जो रिलेशन है वो तैमूर लंग से है। तैमूर लंग जो कि टर्की का शासक था, समरकंद का शासक था। ये 5वां वंशज था। बाबर कितना वंशज था इसका? तैमूर का 5th क्लैन था, 5वां वंशज था तैमूर लंग का। और इसका माता का कनेक्शन, इनकी जो माँ थी, इनकी माँ का नाम था कुतलुब निगार बेग। और ये भी याद रखिएगा कि इनका संबंध यानी इनकी माँ का संबंध चंगेज खान से था। चंगेज खान जिनका ओरिजिनल नाम तैमूचिन था। दोनों के दोनों ही बड़े ही क्रूर शासक थे। एशिया के सबसे क्रूर शासकों में माना जाता है तैमूर और चंगेज खान को। ये दोनों ही मतलब इस तरह से लोगों की हत्या करते थे मानो इनके लिए बस खेल था। तो चंगेज खान का ही वंशज कौन हुआ? बाबर। कारण है कि इनका रिलेशन माँ की तरफ से और पिता की तरफ से तैमूर की तरफ से था। तो याद रहे ये 14वां वंशज था, 14th क्लैन था चंगेज खान का। चौदह में एट द एज ऑफ 11 वर्ष की उम्र में इसके पिता का देहांत हो जाता है। और जैसे ही देहांत होता है ये सिंहासन पर बैठता है। He took the throne after his father's death। इसके पिता के मृत्यु के बाद 14 वर्ष की उम्र में ये अपने सिंहासन पर बैठता है 11 वर्ष के बाद। ठीक है। और ध्यान रखिएगा 11 वर्ष का बच्चा किसी भी सिंहासन पर बैठे तो इसको चलाने में बड़ी तकलीफ होगी। कारण ये है कि ना इसे राजनीति के बारे में पता है, पॉलिटिक्स के बारे में पता है, ना ही अगल बगल क्या चल रहा है ये पता रहता है। तो बस इसी के आसपास के जितने सुल्तान थे, राजा थे, उनको ये फायदा बड़ी अच्छे से मिल गया
कि किसी तरह से इस बालक को मार दिया जाए ताकि पूरा का पूरा फरगना या टर्की हमारा हो जाए। तो इसी सोच के साथ कुछ राजाओं ने इस पर हमला किया और विवश किया बाबर को यहाँ से भागने पे, और ये भाग करके 1494 से लेकर के 1502 तक चला गया समरकंद टर्की। याद रहे समरकंद जो है टर्की का ही एक स्थान है जहां तैमूर राज किया करता था, तैमूर राज किया करता था। वहीं जाकर के 1494 से 1502 तक रहा। यहां जब इसे लगने लगा कि अब मैं पूरी तरह से स्थायी हो गया हूं, इसी बीच एक उज्बेक शासक ने इस पर हमला किया 1502 में, जिसे कहा जाता है, और इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सरेपुल। बैटल ऑफ सरेपुल, सरेपुल का युद्ध जो लड़ा गया साई बानी खान और बाबर के बीच, साई बानी खान और बाबर के बीच लड़ा गया 1502 में बैटल ऑफ सरेपुल। ध्यान रखिएगा, जो नाम मैं ऊपर लिखूं समझ लेना है कि वो जीतने वाला होगा और नीचे वाला शासक हारने वाला होगा। फिर साई बानी खान से पराजित होकर के बाबर यहां से भी भाग निकला और 1504 में इसने कब्जा कर लिया काबुल और कंधार में। अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में इसने जाकर के कब्जा किया। पंद्रह सौ 7 में इसे लगने लगा कि अब मैं पूरी तरह से काबुल और कंधार पे राज करने योग्य हूं और अब बड़ा भी हो चुका था, इसीलिए इसने एक टाइटल लिया, इट टुक द टाइटल बादशाह। पहली बार कोई शासक बादशाह के नाम से जाना जाने लगा। बादशाह के नाम से अब ये फेमस होगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह के नाम से अब ये जाना जाएगा। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। अब पहली बार इसकी नजर भारत की तरफ पड़ी कब? 1519 में। 1519 में फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर, बाबर ने पहली बार हमला किया कहां? भारत में। किस स्थान पर? तो याद रहे बाजौर नामक स्थान पर, बाजौर में इसने हमला किया था। बाजौर है कहां? पाकिस्तान के सिंध में। अभी ये सिंध जो है ये कहां है? पाकिस्तान में। और बाजौर का युद्ध हुआ ही किस लिए था? बस एक किले को पाने के लिए इसने इस हमला किया था इसका। तो वो किला का नाम था भेरागढ़, भेरागढ़ फोर्ट। भेरागढ़ के किले को जीतने के लिए ही बाबर ने हमला किया था। तो भेरागढ़ का किला को जीतने के लिए 1519 में पहली बार बाबर ने भारत पर हमला किया था। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि भेरागढ़ के किले में जब हमला किया था तो उस समय का शासक भारत पे कौन था? उस समय लोदी डायनेस्टी चल रहा था और लोदी डायनेस्टी का अंतिम शासक ही था इब्राहिम लोदी। समझ लेते हैं, इब्राहिम लोदी के रहते हुए 1519 में भेरागढ़ के किले पे हमला किया था बाबर ने। और इसी समय 1520 से लेकर के 21 के बीच इसने और 3 अटैक किए, 3 मोर अटैक्स। ऑन सिंध एंड कश्मीर। कश्मीर और सिंध पर इसने 3 और हमले किए। अब इतनी बार इब्राहिम लोदी से ये जीतते चला जा रहा, पहले भेरागढ़ में और उसके बाद 3 बार और सिंध और कश्मीर में। ध्यान रहे इन 4 युद्ध को हारने से पहले भी एक बार 1517 में राणा सांगा से भी एक बार इब्राहिम लोदी हार चुका था।
तो इसके हारने से इसकी प्रजा बहुत दुखी थी। कारण था कि बार बार बाहर से लोग आते, इसके प्रजा को लूट करके ले जाते, लेकिन राजा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो याद रहे, जब सिंध और कश्मीर पर हमला कर रहा था बाबर, उस समय इब्राहिम लोदी का ही पंजाब में एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी। और दिल्ली में एक सूबेदार हुआ करता था जो इसका ही चाचा हुआ करता था। दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था आलम खान लोधी। ये दोनों भी अपने राजा यानी इब्राहिम लोदी से बिल्कुल नाखुश थे कि ये अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसलिए इन दोनों ने ही स्ट्रेटेजी बनवाई, तो क्यों ना हम लोग मिल करके बाबर से ही कहें कि आप इब्राहिम लोदी पर हमला करें और उसे हरा करके हमारे यहाँ शासन करें, ताकि एक मजबूत शासक का हमें संरक्षण भी मिलेगा। और इसी सोच के साथ दौलत खान लोदी ही था जिसने इनवाइट किया, इनविटेशन किसे भेजा? बाबर को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत पर हमला करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था, तो आमंत्रित करने वाला ही कौन था? दौलत खान लोदी। जब ये बात मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पता चला कि दौलत खान लोदी ने हमला करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया है, तो राणा सांगा को ये बात बिल्कुल अच्छे से पता था कि बाबर किसका वंशज है? तैमूर लंग और चंगेज खान का। उन लोगों का काम सिर्फ क्या होता था? धन दौलत लूटना, ना कि शासन करना। तो जरूर बाबर आएगा और दिल्ली पर हमला करेगा। दिल्ली पर हमला करके किसको हरा देगा? इब्राहिम लोदी को। और जैसे ही इब्राहिम लोदी को हरा करके वो वापस जाएगा, तो राजा बनने का चांस ही किसको मिलने वाला है? राणा सांगा को। तो राणा सांगा ने भी सोचा कि इस मौके का फायदा लेना चाहिए। बस राणा सांगा ने भी इनविटेशन भेज दिया किसको? बाबर को, कि आप आइए, इब्राहिम लोदी पर हमला कीजिए, मैं आपकी सेना की मदद करूंगा, मैं अपनी सेना आपको दूंगा। और बाबर को डर इस बात का सिर्फ था क्योंकि बाबर लेकर के आया था मात्र कितनी सेना? 12,000 सेना। ये आया था भारत में 12,000 सेना लेकर के, और इब्राहिम लोदी के पास उस समय 2 लाख सेना थी। तो बाबर को डर था कि मेरे 12,000 सेना उन 2 लाख सैनिकों से कैसे लड़े। तो जब राणा सांगा का इसको मदद का एक प्रॉमिस मिल गया कि राणा सांगा मुझे अपनी सेना देगा, तो बाबर ने सोचा क्यों ना अपनी किस्मत एक बार आजमा करके देख लिया जाए, इतने लोग हमें इनवाइट कर रहे हैं। तो बस इसी का फायदा उठाने के लिए 21 अप्रैल 1526 में एक फेमस बैटल लड़ा गया जिसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अब समझते हैं पानीपत का युद्ध किस तरह से तैयार हुआ, कैसे लड़ा गया, उसके बारे में। तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर अपनी सेना लेकर के पहुंचा किस युद्ध को लड़ने के लिए? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ध्यान दीजिएगा, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी यमुना नदी है मान लीजिए, और यमुना नदी के इस तरफ लोगों से मदद लेकर के बाबर ने गड्ढे खुदवाए, और गड्ढे खुदवा करके उसके ऊपर मिट्टी और पत्तों से ढक दिया गया, और अपनी सेना को इस ढंग से सजाया। ध्यान रखिएगा, इस नीति को बोला जाता है
तुगलमा युद्ध नीति। तो आपसे पूछा जा सकता है किस युद्ध नीति से ये बाबर लड़ा था पानीपत के युद्ध में। जो ये पानीपत का ये था, ध्यान रखिएगा, इस साइड आपका पानीपत है और पानीपत में ही यमुना नदी के किनारे अपनी सेना को लेकर के पहुंचा था 12,000 सैनिकों के साथ। इंतजार कर रहा था राणा सांगा की कि राणा सांगा अपनी सेना भेजेगा। लेकिन 20 अप्रैल 1526 रात 12 बजे तक जब सेना नहीं आई तो बाबर को डर लगने लगा कि सुबह होते ही, क्योंकि युद्ध कहता है कि सुबह ही लड़ा जा सकता है, तो सुबह होते ही 12,000 सैनिकों को 2 लाख सैनिक मात्र चुटकी भर में उसको पिसल करके रख देंगे। तो समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। तो बाबर ने इस ढंग से इसको सजाया जिसको बोला जाता था तुगलमा युद्ध नीति या तुगलमा युद्ध नीति। तो ध्यान रखिएगा, तुगलमा युद्ध नीति में होता क्या था, इस तरह से सैनिकों को सजा दिया जाता था। आगे खाई, पीछे नदी, मतलब ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, दोनों तरफ से सेनाओं को भागने का कोई जगह नहीं था ताकि फ्रंट से ही हमला हो सके, चारों तरफ से हम घिर ना जाएं। अगर चारों तरफ से अगर हम लोग घिर जाएंगे तो वो लोग हमें मार डालेंगे। इसी कारण से इन्होंने ऐसा युद्ध नीति को अपनाया कि ना इधर से हमला हो सके ना इधर से हमला हो सके। इधर यमुना नदी थी और इधर क्या था, गड्ढे खुदवा करके रख दिए। और इसी के आगे इसने पहली बार तोपों को सजा दिया। ध्यान रहे, बाबर लड़ने के लिए ही आया, किससे, कैनन और एक्सप्लोसिव के साथ, तोपों के साथ और बारूद के साथ। भारत में पहली बार इस्तेमाल हो रहे थे तोप और बारूद के, और इन तोप और बारूद को चलाने के लिए बाबर ने अफगानिस्तान से 2 महान तोपची बुलाए थे जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा खान। जब रात 12 बजे तक भी सेना लेकर के राणा सांगा मदद करने के लिए बाबर का नहीं पहुंचा तो इसने बहुत बड़ा उलटफेर किया। बाबर ने युद्ध नीति को ही बदल दिया। युद्ध नीति बदला क्या, इस भारत में नीति थी सुबह के उजाले में ही हमला हो सकता है, लेकिन इसने क्या किया, जब सेना इब्राहिम लोदी लेकर के 2 लाख सैनिकों को लेकर के पहुंचा तो यमुना नदी के किनारे ही अपने सैनिकों के साथ वो विश्राम कर रहा था, सुबह का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही सुबह होगा हम लोग युद्ध करेंगे। और हाथी घोड़ों के साथ आया था, वो आराम कर रहा था ये यमुना नदी के किनारे। और बाबर ने अपने ही दोनों तोपचियों को आदेश दिया कि हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। कारण है कि सुबह होते ही 2 लाख सैनिक हमारे 12,000 सैनिकों को कुचल देंगे, तो इससे पहले हम मरे हम उनको मार डालें। इसलिए रात के अंधेरे में ही इन दोनों को आदेश दे दिया गया कि आप गोले बारूद का इस्तेमाल करें। और इन दोनों ने अपने राजा की बात मानते हुए रात के अंधेरे में ही गोले दागने शुरू कर दिए। अब ये जो 2 लाख सैनिक घोड़े और हाथी के साथ पहुंचे थे यहां लड़ने के लिए युद्ध पानीपत में, इनके घोड़े और हाथियों के लिए ये गोले बारूद का आवाज नया था। पहली बार इन्होंने ये आवाज सुना था, जोरदार धमाका हो रहा था। और इन्हीं आवाज के कारण इनके सारे के सारे हाथी और घोड़े पिदक गए। और जैसे ही इनके घोड़े और हाथी पिदकते हैं अपनी ही सेना को वो कुचलना शुरू कर देते हैं। रात के अंधेरे में ही 2 लाख सैनिकों को उनके ही हाथी और घोड़ों ने मार डाला। सुबह होते होते ही युद्ध का परिणाम आ गया, क्या, कि बाबर ने ये युद्ध जीत लिया है। तो याद रहे, बैटल ऑफ पानीपत लड़ा ही गया किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बिना लड़े ही ये युद्ध जीत लिया गया। और सुबह होते ही बाबर ने चारों तरफ से घेर करके इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी।
तो आप समझ सकते हैं कि 12,000 सैनिकों ने 2 लाख सैनिकों को किस तरह से हराया था। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था हमारे देश में, और पहली बार बाबर ने ही आकर के हमारे देश में मुगल वंश की स्थापना की। इसी के साथ 1526 से शुरू होता है हमारा मुगल डायनेस्टी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में। बाबर का काल 1526 से लेकर के शुरू होता है, 1530 तक ये भारत पे राज करेगा। अभी अभी हमने पढ़ा है कि 21 अप्रैल 1526 में इसने पहली बार एक बैटल जीता भारत में, जो कि बहुत बड़ा बैटल था, जिसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच था ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, बाबर और इब्राहिम लोदी। इसके बाद 1526 में ही जैसे ही ये युद्ध जीत जाएगा, इसने किसका फाउंडेशन कर दिया, मुगल डायनेस्टी का। आपसे पूछा जा सकता है मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो याद रखे वो बाबर थे। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बाबर। बाबर कोई भी युद्ध जीतता था तो बड़ी जोर शोर से जश्न मनाता था, खुशियां मनाता था। इसीलिए 1526 में जब इसने पानीपत का युद्ध जीता तो याद रहे 2 चीजों का निर्माण करवाया, एक काबुली बाग का और दूसरा काबुली मस्जिद का। समझिएगा यहाँ पे, काबुल कहाँ की राजधानी है, अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान, काबुल और कंधार से ही बाबर भारत में प्रवेश किया था। और सबसे बड़ी बात, बाबर की पत्नी का नाम ही काबुली बाई था, तो काबुली बाई के नाम पर ही इसने बगीचे बनवाए और साथ में एक मस्जिद भी बनवाया। काबुली चना लेकर के भारत आया था ये। काबुली चना लेकर के भारत में आया था ये। और इसने पानीपत के युद्ध के बाद ही, ये जीत के बाद ही, इसने कुछ सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिसका नाम था शाहरुख कॉइन्स। तैमूर लंग के बेटे का नाम था शाहरुख खान, और उसी के नाम पर इसने कुछ सिक्के चलवाए थे शाहरुख कॉइन्स के नाम पर। और हर एक लोगों को, मतलब काबुल और कंधार में जितने इंसान थे सब में एक एक सिक्का बंटवाया था चांदी का। और चांदी के सिक्के बंटवाने के कारण ही लोगों ने खुश होकर के अपने बादशाह को क्या कहा, मस्त कलंदर। हमारा बादशाह है कैसा, मस्त कलंदर। यहीं से इसको एक टाइटल मिला कलंदर का। अब ये कहलाने लगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। जो भी टाइटल उस समय मिलता था वो उनके नाम के साथ जुड़ जाता था। तो 1526 में इसने सिल्वर कॉइन्स चलवाए, और 1526 के बाद अब इसकी नजर भारत पर उन राजाओं पर पड़ने लगी जो इसके सामने रहते थे। इसने पहली बार आकर के, याद रहे, अपना कैपिटल ही बनाया, किसको, आगरा को। मुगल डायनेस्टी का पहला कैपिटल या पहला राजधानी क्या हुआ, आगरा। और आगरा से सटा हुआ था आपका दूसरे राजाओं का जो भी गढ़ था, उनकी याद आई इसको कि उन लोगों को अपना अधीन करके हम पूरे भारत पर अब राज करेंगे। तो इसको याद था कि पानीपत में किसी ने मुझे वचन दिया था अपनी सैनिक को भेजने का, लेकिन भेजा नहीं। तो इसी कारण से 1527 में लड़ा गया बैटल ऑफ
1527 में, चूंकि पानीपत के युद्ध में अपनी सैनिक नहीं भेजा था राणा सांगा, इसलिए राणा सांगा से ही युद्ध करने के लिए निकलेगा बाबर। और एक फेमस बैटल यहाँ भी लड़ा जाएगा जिसका नाम होगा बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध लड़ा जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा का ओरिजिनल नाम संग्राम सिंह था, जो कि मेवाड़ का राजा था, राजस्थान के मेवाड़ का शासक था। इसी के बीच ये लड़ा गया ये युद्ध, फेमस युद्ध। ध्यान रहे, बाबर को ये बात पता था कि राणा सांगा एक बार इब्राहिम लोदी को हरा चुका है, मतलब ये भी 2 लाख सैनिकों को हरा चुका है, यानी इसके पास बड़ी सेना है। और इसकी मदद करने के लिए और 2 लोग चले आए। इब्राहिम लोदी का ही छोटा भाई जिंदा था और इसका छोटे भाई का नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी अपनी सेना लेकर के पहुंचा राणा सांगा की मदद करने के लिए। और राणा सांगा की मदद करने के लिए हिंदुस्तान का ही एक राजपूत शासक मेदिनी राय अपनी सेना लेकर के पहुंचा, जो कि मालवा का शासक था, राजस्थान के मालवा का शासक था। यह अपनी सेना लेकर के पहुंचा मदद करने के लिए राणा सांगा की। अब इसके पास 3 सेना थी, राणा सांगा की खुद की सेना, महमूद लोदी की सेना और मेदिनी राय की सेना। इतनी बड़ी सेना देख करके बाबर के सैनिक फिर से भयभीत हो गए और युद्ध करना नहीं चाहते थे। जब युद्ध नहीं करना चाहते थे तो बाबर ने ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हम लोग भारत में आए थे अपने धर्म का प्रचार करने, इस्लाम धर्म का प्रचार करने, और अगर आज हम लोगों ने युद्ध छोड़ दिया तो इस्लाम हार जाएगा और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस्लाम हारे। इसी कारण से यहाँ पे इसने धर्म युद्ध का नाम लिया और धर्म युद्ध को ही कहा जाता है जिहाद। जिहाद का नारा दिया इसने, बाबर ने पहली बार, और अपनी सेना में फिर से मरने और मारने के लिए एक बड़ी हुंकार भर दी और जिहाद के नाम पर यह युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध फिर से बाबर ने जिहाद के नाम पर जीता और राणा सांगा की हत्या कर दी। महमूद लोदी और मेदिनी राय दोनों यहां से भाग खड़े हुए। और ध्यान रहे, चूंकि बैटल ऑफ खानवा लड़ा जा रहा था राणा सांगा के साथ, ये बात तो समझ आता है कि महमूद लोदी के भाई को इसने मारा था, इसलिए महमूद लोदी ने इसकी मदद की। लेकिन मेदिनी राय बीच में कबाब में हड्डी क्यों बना, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई बाबर को। तो अगली बारी ही किसकी होगी, मेदिनी राय की। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 1527 और 1528 के बीच में ही बाबर का सेनापति था मीर बाकी। इसने एक मस्जिद का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद, जो कि अयोध्या में बनाया गया था। इसी साल इस मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनवाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527-28 में इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने किया था। मीर बाकी ने इसका निर्माण किया था। 1528 में एक फेमस युद्ध लड़ा गया मेदिनी राय के साथ, क्योंकि वो बेवजह आकर के बाबर से उलझ पड़ा था। और ये बैटल कहलाएगा बैटल ऑफ चंदेरी, जो लड़ा गया बाबर और मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय के बीच इसमें भी बाबर की जीत हुई, मेदिनी राय पराजित हुआ, मारा गया। लेकिन बाबर इतना गुस्से में था मेदिनी राय से कि मेदिनी राय के हर एक सैनिक के सिर कटवा करके एक एक सिर को उसने मीनार के रूप में खड़ा कर दिया और कहा कि आप लोग इस पे सीमेंट और बालू लगा करके यहाँ पे बहुत बड़ी इमारत खड़ी कीजिए, ताकि हमें हमेशा याद आते रहे कि मेरे खिलाफ जो भी सर उठाएंगे उनके सर इसी तरह से धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तो मेदिनी राय के सैनिकों के सारे पूरे के पूरी प्रजा के
क्या करवा दिए गए, सिर अलग करवा दिए गए और बड़ी बड़ी मीनारें लगा दी गई। और बाबर ने आदेश दिया, बाबर ने अपने सैनिकों से आदेश दिया कि आप जाइए और मेदिनी राय की जितनी भी, मतलब जितने भी सैनिकों की पत्नियां या घर में जितनी भी औरतें हैं, बेटी जो भी हो, सभी को उठा करके अपने अपने महलों में लेते जाएं। और इसी लाज और आबरू को बचाने के लिए सारी की सारी औरतों ने एक साथ सामूहिक रूप से आग में कूद करके जान दे दी। इसी युद्ध के बाद, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर ने पहली बार जौहर कब देखा। जौहर का अर्थ क्या है, तो जौहर का मतलब ये होता है औरतें अपनी आबरू, अपनी मान सम्मान, पति की लाज शर्म को बचाने के लिए एक साथ सामूहिक रूप में आग में कूद जाती हैं। तो बस यहीं पे इसने पहली बार जौहर देखा। जौहर सारी औरतों ने एक साथ मिलकर के किया था। और 1528 के युद्ध को जीतने के बाद ये पूरे के पूरे सैनिकों के साथ खुशियां मना रहा था। जब खुशियां मना रहा था तो चारों तरफ लोगों को निमंत्रित करके भोजनालय में भोज दिया। और जैसे ही सारे लोगों को खाने बंटवाए गए तो इसकी नजर एक सैनिक पर पड़ी। वो क्या कर रहा था कि सारे सैनिक मीट, मतलब मांस और मदिरा बड़े अच्छे से खा रहे थे, खुशियां से खा रहे थे। लेकिन एक ही ऐसा सेनापति था जो तलवार से मीट को उठा रहा था और खा रहा था, जिसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी बाबर को। और बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी से जाकर के कहा कि आप इस पर नजर रखिए, पता नहीं मुझे ये मुगल डायनेस्टी के लिए खतरा लग रहा है। और ये बात उसने भी सुन ली। उसका नाम था फरीद। हम आगे चल करके इसके बारे में बात करेंगे। यही फरीद आगे चल करके शेर खान या शेरशाह सूरी के नाम से फेमस होगा। जब ये बात इसने सुन लिया तो ये सेना को छोड़ करके भाग गया, क्योंकि इसको पता था कि अब मेरे ऊपर नजर पड़ गई है बाबर की। हो सकता है कि कल ही वो मुझे दीवार में चुनवा दे या मरवा दे। तो अपनी जान बचाने के लिए फरीद यहाँ से भागा और ये बोलते हुए भागा कि अगर मौका मिला तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ के रहूंगा। और यही फरीद आगे चल करके हुमायूं को पराजित करके मुगलों को भारत से भगाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। 1529 में अब बच गया था महमूद लोदी। तो महमूद लोदी के साथ लड़ा गया बैटल ऑफ 1529 में एक फेमस बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ घाघरा। यूपी के घाघरा नदी के किनारे एक फेमस बैटल लड़ा गया जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ घाघरा। और ये लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के बीच। ध्यान रखिएगा, यह युद्ध भी बाबर जीता, लेकिन महमूद लोदी को यह मार नहीं पाया। महमूद लोदी फिर से भाग गया और जाते जाते बाबर को थोड़ी चोटें पहुंचा करके गया। मतलब बाबर कुछ घायल जरूर हो गया था। और इसी तलवार की चोट से आगे चल करके 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु हो जाएगी, आगरा में इसकी मृत्यु होगी। लेकिन मरते मरते बाबर ने कहा था कि अगर हो सके तो मुझे दफनाना कहाँ, जहां से मैं आया, मतलब काबुल और कंधार में, क्योंकि लोगों ने वहां पे मुझे अथाह प्यार दिया था। लोग वहां मुझे बादशाह मानते थे। तो मुझे दफनाने के लिए मेरे लाश को लेकर के कहाँ चले जाना, काबुल। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, इसलिए बाबर को पहली बार दफनाया गया आराम बाग में, आराम बाग आगरा में। फिर इसी की लाश को उठा करके ले जाया गया दोबारा दफनाने के लिए, दोबारा दफनाया गया इसको काबुल में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा बादशाह, मुगल बादशाह था जिसे 2 बार दफनाया गया है। तो 2 बार दफनाया गया है बाबर को।
बाबर की बायोग्राफी यानी जीवनी खुद बाबर ने लिखी, इसी कारण से इसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। और लिखा किस नाम से, याद रहे, तुजुक ए बाबरी के नाम से। तुजुक ए बाबरी के नाम से, और यही तुजुक ए बाबरी कहलाती है बाबरनामा। चूंकि उस समय लिखी गई थी टर्किश भाषा में, बाबर के द्वारा खुद ही लिखी गई थी। बाद में अकबर के नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको ट्रांसलेट किया पर्शियन में, पर्शियन भाषा में लिख दिया। बाबर के बारे में कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे बाबर को पसंद था हॉर्टिकल्चर, इसको फूल पत्तियों से बहुत प्रेम था। इसी कारण से जितनी भी जगह है रोड बनी होंगी, उन रोडों के किनारे इसको फूल पत्ते पेड़ पौधे लगाने का शौक था, इसलिए ये हमेशा पेड़ पौधे लगाया करता था या बाग बगीचे बनवाया करता था। बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदल। ये इसके 4 बेटे थे। बाबर मरते मरते अपने बड़े बेटे को अपने पास बुला करके कहता है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बाद तुम ही मुगल बादशाह बनोगे, तुम मेरे बड़े बेटे हो, लेकिन हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतनी धन दौलत है कि चारों बेटे अगर तुम लोग एक दूसरे से बांट भी लो तो कम नहीं पड़ेगा। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि हो सके तो अपने भाइयों में बराबर हिस्सा कर लेना, ताकि आगे चल करके तुम लोगों में युद्ध या लड़ाई ना हो। मेरे लिए तुम चारों ही प्रिय हो। तो हुमायूं चूंकि एक काइंड हार्टेड बच्चा था, बहुत ही नेक दिल इंसान था, इसलिए पिता की बात सुनते हुए हुमायूं ने अपने पास रखा आगरा और दिल्ली। आगरा और दिल्ली अपने पास रखा। कामरान के हिस्से दे दिया काबुल और कंधार। काबुल और कंधार दे दिया गया। अस्कर को मिला संभल और हिंदल को मिला अलवर। इन चारों में जमीन जायदाद सबका बंटवारा हो गया, लेकिन काइंड हार्टेड होने के कारण ही इसको आगे चल करके बहुत सारी मुसीबतें होंगी। कहने का मतलब, इतिहासकारों का मानना है कि अति नेक दिल होने के कारण ही इसके तीनों भाई इसके दुश्मन बन बैठे। अब इन तीनों की नजर थी दिल्ली और आगरा पर। ये तीनों बार बार इसके खिलाफ विद्रोह करते और बड़ा भाई होने के कारण इन तीनों के विद्रोह को रोकता, हराता और माफ कर देता। लेकिन माफ कितना भी कर ले, ये तीनों मानने वाले नहीं थे। एक तो घर में ही 3 दुश्मन पाल रखे थे हुमायूं ने, और चूंकि महमूद लोदी बच गया था बाबर से, तो महमूद लोदी भी तो इसी का दुश्मन है। महमूद लोदी बंगाल का शासक था उस समय, तो बंगाल से लड़ने के लिए आ रहा था बार बार महमूद लोदी। और चूंकि बाबर के ही सेना से एक सेनापति भाग गया था और जाकर के बिहार के शासक से हाथ मिला लिया था, तो वो भी तो इसी का दुश्मन, जिसका नाम शेर खान या फरीद, ये बिहार से अपनी सेना लेकर के बार बार हमला करता। और गुजरात का ही एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह, ये भी इसी का दुश्मन था। तो 3 उधर और 3 इधर, 6 दुश्मनों से लड़ रहा था हुमायूं। 6 तरफ से घिरा हुआ था हुमायूं का शासन। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हुमायूं के बारे में।
हुमायूं, इसका काल शुरू होगा 1530 से लेकर के 1540 तक, और 1540 के बाद इसको भारत से भगा दिया जाएगा और वापस आएगा 1555 से लेकर के 1556 तक, 1 साल के लिए। हुमायूं के बारे में जानते हैं। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। हुमायूं ने अपना पहला हमला, पहला अटैक भारत पर किया 1531 में। 1531 में इसने पहला अटैक किया था, फर्स्ट अटैक ऑन कालिंजर। कालिंजर के किले को जीतने के लिए किया था इसने पहला हमला 1531 में। और कालिंजर पे उस समय रूलर राज कर रहा था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। लेकिन हुमायूं की इस युद्ध में हार हुई, और जैसे ही ये बात महमूद लोदी को पता चली कि हुमायूं अपनी सेना के साथ हार गया है, मतलब अपने पिता की तरह ये बहादुर नहीं है, तो मुझे इस पर एक हमला जरूर करना चाहिए। और 1531 में ही अपनी सेना लेकर के बंगाल से पहुंचा कौन? महमूद लोदी, और लड़ा गया बैटल ऑफ दोहरिया। बैटल ऑफ दोहरिया लड़ा गया हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। महमूद लोदी के बीच बैटल ऑफ दोहरिया लड़ा गया। बैटल ऑफ दोहरिया में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया, उसकी हत्या की। 1532 में, चूंकि इसके लिए एक सिरदर्द बन गया था, हुमायूं के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था बिहार का शासक शेर खान। पहले आपको इसकी बात बता दें, बिहार का शासक एक समय में 1529 के समय में बहार खान लोहानी था। बहार खान लोहानी था। तो बहार खान लोहानी एक बार शिकार खेलने के लिए गया हुआ था जंगल में, और इसी पर एक शेर ने हमला किया था। बस जब शेर ने इस पर हमला किया था, तो फरीद ने एक ही वार से उस शेर की हत्या कर दी। उस बाघ की हत्या कर दी थी। और जैसे ही उसकी हत्या होगी, बहार खान लोहानी फरीद को एक टाइटल देगा, यानी एक नए नाम से पुकारेगा, शेर खान। शेर खान की उपाधि दे दी इसे। और यही शेर खान, जब बहार खान लोहानी की मृत्यु होगी 1530 में, मारा जाएगा, तो शेर खान उसी की विधवा से शादी करके वहां का शासक बन बैठता है, और अपनी सेना लेकर के बार बार हमले कर रहा था। किस पर? हुमायूं पर। तो 1532 में हुमायूं ने शेर खान को हराने के लिए उसके किले पर चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, जिसका किला हुआ करता था चुनारगढ़। वाराणसी के किनारे ही इसका किला हुआ करता था चुनारगढ़, और इसी चुनारगढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया हुमायूं के सेना ने। करीब 6 महीने तक घेरा डाल करके बैठा रहा हुमायूं कि अगर शेर खान बाहर है तो कभी ना कभी अंदर आएगा और हम उसे मार डालेंगे, या अगर अंदर है तो वो कभी ना कभी बाहर जाएगा। बस इंतजार ही करता रह गया हुमायूं, लेकिन शेर खान ना निकला, ना ही बाहर से अंदर आया, क्योंकि उसे पता था कि बाहर इंतजार कौन कर रहा है? हुमायूं। तो जब 6 महीने तक ये यहीं बैठा रह गया इंतजार में शेर खान के, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह को मौका मिल गया हुमायूं के दिल्ली पर जाकर के अधिकार करने का। तो बस दिल्ली पर अटैक
1533 में कर दिया किसने? बहादुर शाह ने। मजबूरन अपनी सेना को यहाँ से हटाना पड़ा, किसका? हुमायूं को, और अपनी सेना लेकर के पहुंचा बहादुर शाह के पास, और बहादुर शाह को 1533 में हरा दिया। हुमायूं ने। अब चूंकि एक ही दुश्मन इसका बचा हुआ रह गया, शेर खान, और शेर खान अपनी सेना नियंत्रित करते हुए बढ़ाते चला जा रहा था बार बार, और इसके लिए हमेशा के लिए सिरदर्द बना हुआ था। तो शेर खान के लिए और एक बार ये हमला करेगा 1538 में, दूसरी बार सेकंड अटैक ऑन चुनारगढ़। इस बार पूरी तैयारी के साथ हुमायूं आया था, गोले बारूद के साथ आया था, और इसने जैसे ही आया चुनारगढ़ के किले पर गोले दगवा दिए और दीवार गिरवा दी गई। चुनारगढ़ के अंदर 11 दिन के अंदर ही प्रवेश कर गया हुमायूं, लेकिन जैसे ही अंदर गया पता चला कि चुनारगढ़ के किले में शेर खान अभी है ही नहीं, वो तो बिहार चला गया। तो अपनी सेना लेकर के फिर वहां से बिहार की ओर निकला, और बिहार में भी जब ये पहुंचा तो पता चला कि वो बंगाल चला गया है। तो फिर अपनी बंगाल, लेकिन बंगाल पहुंचते ही इसे गुप्तचरों ने न्यूज क्या दिया कि शेर खान अभी अभी थोड़ी ही देर पहले अपनी सेना लेकर के किधर चला गया? बिहार की तरफ। तो फिर बंगाल से अपनी सेना लेकर के हुमायूं बढ़ा किधर? बिहार की तरफ। बिहार के बक्सर नदी के किनारे, बक्सर के किनारे चौसा में एक बैटल लड़ा गया इन दोनों के बीच, जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी सेना बहुत दिनों से पैदल चल रही थी, तलाश कर रही थी शेर खान की, तो पूरी की पूरी सेना थकी हुई थी, और बैटल ऑफ चौसा में इसी का फायदा मिला, किसको? शेर खान को। शेर खान ने हरा दिया किसे? हुमायूं को। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद बैठा, और गंगा नदी में जैसे ही कूदा तो इसकी जान बचाने के लिए इसकी जान बचाई एक निजाम ने, एक नाविक ने। नाव चलाने वाले का नाम था निजाम, और इसी निजाम ने अपनी नाव में बैठा करके हुमायूं को गंगा नदी पार करवाया। और जैसे ही हुमायूं गंगा नदी पार करके वापस आगरा अपने किले में पहुंचा, तो इस निजाम को बुलवा करके एक दिन का बादशाह बनाता है, अपने ही सिंहासन पर इसे बैठा देता है। 1 डे बादशाह। भारत में एक दिन के लिए कोई बादशाह बना, जिसे हुमायूं ने खुद बनाया था, जिसका नाम था निजाम। और वापस ध्यान रखिएगा 1540 में एक और निर्णायक युद्ध लड़ा गया हुमायूं और शेर खान के बीच। याद रहे, इसी युद्ध को जीतने के बाद, चूंकि ये लोग बादशाह कहलाते थे, शेर खान ने अपनी टाइटल रख ली शाह, इसी कारण से अब ये कहलाने लगा शेर शाह। और 1540 में एक फेमस बैटल लड़ा गया यूपी के कन्नौज में, बैटल ऑफ बिलग्राम लड़ा गया फिर से शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई और भागने पर मजबूर किया गया। भारत छोड़ करके हुमायूं भाग गया, और शेर शाह ने एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी भारत में, जिसे कहा जाता है सूरी डायनेस्टी, और यहीं से इसका नाम पड़ गया शेर शाह सूरी। पंद्रह सौ 41 में हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ। हमीदा बानो
बेगम के साथ हुआ। और चूंकि बार बार हुमायूं की हार हो रही थी शेर खान से, शेरशाह सूरी से, इसीलिए हुमायूं 1541 में ही सिखों के दूसरे गुरु, सेकंड सिख गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, पता करने के लिए कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। अपने हाथ दिखलाने के लिए पहुंच गए थे सेकंड सिख गुरु अंगद देव के पास, सॉरी अर्जुन देव के पास। दूसरे सिख गुरु के पास पहुंचे थे और इन्हीं से आशीर्वाद लेकर के इसने कसम खाई कि मैं पहले जो गलतियां कर रहा था अब नहीं दोहराऊंगा और इतना काइंड हार्टेड नहीं रहूंगा। तो ध्यान रहे, इनसे आशीर्वाद लेकर के, चूंकि इसकी सेना हार चुकी थी इसलिए ये अपने दोस्त के पास सेना की मदद लेने के लिए पहुंचता है और उसी दोस्त के यहाँ, उसी के महल में इसके बेटे का जन्म होगा 15 अक्टूबर 1542 में। बर्थ ऑफ अकबर, इसके बेटे अकबर का जन्म होगा एट बीरसाल पैलेस। बीरसाल के महल में इसका जन्म होता है। बीरसाल का महल था कहाँ? तो राजस्थान के अमरकोट में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के अमरकोट में। किसके महल में? बीरसाल के महल में, जो कि हुमायूं का एक मित्र हुआ करता था, उसी से सेना की मदद लेने के लिए ये पहुंचा था। अब जब बेटे का जन्म हो गया तो ये चूंकि अब सारी गलतियों को सुधारना चाहता है, इसीलिए 1545 में इसने अपने ही भाई किल्ड कामरान की हत्या कर देता है और कब्जा कर लेता है काबुल और कंधार पे। काबुल और कंधार पे ये कब्जा कर बैठता है और इंतजार करता है कि सूर्यवंश का जब धीरे धीरे डिक्लाइन होगा तो हम दोबारा भारत पर हमला करेंगे। और ये मौका भी बहुत जल्द इसको मिलता है। 1555 में ये भारत वापस आया और एक लड़ाई लड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा लड़ा गया। हुमायूं और तातर खान और नसीब खान के बीच। धीरे धीरे ये 1555 में आगे बढ़ा और भारत में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिससे इसकी फिर से भारत में आधिपत्य हो गया और ये भी युद्ध कहलाएगा बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद जो लड़ा गया था हुमायूं और सिकंदर सूर्य के बीच। सूर्यवंश का अंतिम शासक ही था सिकंदर सूर्य। इसके बीच लड़ा गया और 1555 में ये युद्ध जीतने के बाद 1555 से 56 तक वापस शासक बना हुमायूं भारत का। और इसी युद्ध के बाद इसने दिल्ली में एक नगर बसाया जिसे कहा जाता था दीनपना नगर बसाया और इसी दीनपना में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी खुलवाया। लाइब्रेरी बनवाया और इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। याद रहे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी, तो दीनपनाह की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हुई थी। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ऐसा कौन सा बादशाह था जो पूरा जीवन लुढ़क लुढ़क करके जीता है और मरता भी है कैसे? लुढ़कते हुए ही मरता है। तो वो था हुमायूं। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि ऐसा कौन सा बादशाह था
जो ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखता था। कहने का मतलब ये ज्योतिषियों से अपने हाथ दिखलाए, मतलब हर जगह पे अपने हाथ दिखलाते चलता था। और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का इसका रिवाज था। हुमायूं एक बहुत बड़ा अफीमची था, मतलब हर समय ये अफीम खाता था। और दूसरी बात, इसकी बायोग्राफी, इसकी जीवनी लिखी थी इसी की बहन, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम इनकी सिस्टर थी। इन्होंने ही इनकी बायोग्राफी लिखी थी। ध्यान रहे एक पॉइंट यहाँ पे, 1545 में कामरान की हत्या के बाद ही इसका सेनापति वफादार बैरम खान बना था। वही बैरम खान जो आगे चल करके अकबर का संरक्षण करेगा या अकबर को सारी चीजें सिखलाएगा, युद्ध नीति सिखलाएगा। हुमायूं को दफनाया गया है दिल्ली के दीनपना में ही, मतलब इसी दिल्ली के आसपास में ही इसको दफना दिया गया। दिल्ली में ही इसका मकबरा मिलेगा आपको। ध्यान रहे इसका मकबरा हुमायूंस टॉम्ब जो बनवाया गया था, इसी की पत्नी के द्वारा बनाया गया था। और इसकी दूसरी पत्नी का नाम था हाजी बेगम, और इसी हाजी बेगम ने इसका मकबरा बनवाया था। चलिए थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं सूरी डायनेस्टी के बारे में भी, क्योंकि इसी के बीच में आया था सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी का फाउंडर अगर कहा जाए तो आपने पढ़ा अभी अभी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में होशियारपुर में हुआ था। होशियारपुर पंजाब में है, पंजाब में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम हसन खान था, जो कि एक जमींदार था, लैंडलॉर्ड था, जमींदार हुआ करता था। इसके बचपन का नाम फरीद था। फरीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जौनपुर में लिया था। प्राइमरी एजुकेशन इसने जौनपुर में लिया था। आगे चल करके इसने बहार खान लोहानी, जो हमने यहाँ बिहार का शासक के बारे में पढ़ाया अभी, तो बिहार के शासक का ही बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त हुआ और धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। शेर खान सूरी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा, ध्यान रखिएगा, इसी ने बनवाया था सूरी मार्ग। इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, पूरा नाम ही लिख लीजिए, शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि बना था आपका सोनार गांव, जो कि बंगाल में था उस समय। अभी ये सोनार गांव आपका चला गया, आपका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में। तो सोनार गांव से लेकर के पाकिस्तान के पेशावर तक था। और बाद में यही शेरशाह सूरी मार्ग फेमस जीटी रोड के नाम से होगा। ये अभी जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। जो बनवाया किसने था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अभी अगर देखा जाए तो जीटी रोड है कहां से कहां तक, तो याद रखिएगा ये कोलकाता से अमृतसर तक है, अमृतसर तक है। इसी शेरशाह सूरी मार्ग में इसने 1700
सराय बनवाए थे, 1700 सराय या इंस बनवाए थे। क्योंकि रात के समय में लोग इस मार्ग से, इस रोड से गुजरते थे तो जंगलों से जानवरों का डर रहता था, तो 1700 रहने के यानी बस स्टैंड बनवा दिए गए थे, ताकि जब भी कोई इंसान को लगे कि रात बहुत घना हो गया है तो इन सरायों में रह करके अपने रात को गुजार सकते थे। और हर 2 किलोमीटर में इसने 2 किलोमीटर में इसने कोश मीनार बनवाया था। पहली बार भारत में कोश मीनारें बनवाई गई, बस स्टैंड बनवाए गए। इसी ने पहली बार भारत में चांदी के सिक्के बनवाए। चांदी के सिक्के तो पहले भी बहुत बने, लेकिन पहली बार भारत में रुपया के नाम से बनवाया, जो अभी भी चलता है। ठीक है, तो रुपया चलाने वाले ही पहले शासक कौन थे? शेरशाह सूरी थे। इसने कुछ ब्रॉन्ज सिक्के भी बनवाए थे, जिसे दाम कहा जाता था, दाम कहलाते थे। पहली बार इसी के काल में पोस्ट सर्विस शुरू हुई, डाक सेवा। पहली बार डाक सेवा इसी के काल में शुरू हुआ था। इसी ने पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना रखा। पाटलिपुत्र का नाम बदल करके इसी ने पटना रख दिया। पहली बार पॉलिटिक्स में, कहने का मतलब ये अपने ही राजाओं को, जमीनों को बंटवारा करके, मतलब बंगाल बहुत बड़ा था उस समय, तो इतनी बड़े साम्राज्य को संभालना इसके लिए ठीक नहीं था, इसलिए इसने छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांट करके, अभी जैसे हम लोग 24 परगना बोलते हैं, तो उस समय इसने 17 परगनाओं में इसे बांट दिया था। और इतिहासकारों का मानना था कि ये अगर कुछ साल और जिंदा रह जाता तो मुगलों से भी बड़ा, यानी अकबर बादशाह से भी बड़ा शासक बनता। कहने का मतलब ये 1545 में इसने एक अटैक किया था, कहाँ? कालिंजर में। उसी कालिंजर में अटैक किया था जिसको हुमायूं जीत नहीं पाया था। तो कालिंजर में अटैक किया था और उक्का चलाते वक्त, ध्यान रखिएगा, एक उक्का चला रहा था। ये उक्का एक तरह का मोर्टार था, तोप का गोला था। उसी गोले को इस कालिंजर के किले में चलवाया था और किले से टकरा करके वो पूरा का पूरा बॉम्ब या पूरा का पूरा मोर्टर उसी जगह पर आ गया जहां पे खड़ा कौन था? शेरशाह सूरी था। बस उक्का के फटने के कारण ही इसकी मृत्यु हुई। कब? 1545 में। 1540 और 45 के बीच में ही एक फेमस नॉवल लिखा गया जिसका नाम है पद्मावत, जिसे लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी के काल में इसे लिखा था। शेरशाह सूरी को दफनाया गया है, इसका टॉम्ब है सासाराम में, बिहार के सासाराम में इसका मकबरा है, बिहार के सासाराम में। तो फ्रेंड, आज के लिए हम लोग यहीं पे इस टॉपिक को एंड करते हैं। मुगल डायनेस्टी इससे आगे, मीन्स अकबर के पीरियड से और आगे हम लोग कल के वीडियो में बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इससे हो सके आपको अगर थोड़ी बहुत भी ज्ञान मिलती है, तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट।